अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद आंसर्स। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से इस वीडियो का आगाज़ होते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, who used the term international law first of all in 1780। आपने बताना ये है कि 1780 के अंदर जो है सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ की जो टर्म है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर किसने इस्तेमाल की थी। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ थॉमस जेफरसन, सेकंड है थॉमस हॉब्स, नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स और उसके बाद है जर्मी बेंथम। द करेक्ट आंसर इज़ जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम was the that person who used the term international law first of all in 1780। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ का सबसे बड़ा मौजू क्या है, इंटरनेशनल लॉ का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है। यूनाइटेड नेशंस, सॉवरन स्टेट, टेररिस्ट ग्रुप्स एंड NGOs। The correct answer is sovereign state. Sovereign state is the most important subject of international law। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स बॉर्न इन विच कंट्री। कार्ल मार्क्स जो कम्युनिस्ट था और उसने कम्युनिज्म के ऊपर जो है, साइंटिफिक कम्युनिज्म के ऊपर जो है बहुत बड़ा काम किया है। आपने बताना ये है कि कार्ल मार्क्स वाज बॉर्न इन विच कंट्री, फ्रांस, यूके, स्पेन, नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो इसका जवाब है वो है नन ऑफ दीज, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है ना तो फ्रांस में पैदा हुआ था, ना यूके, ना स्पेन में। कार्ल मार्क्स बेसिकली जर्मनी में पैदा हुआ था, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन जो है वो जर्मनी है। तो इस ऑप्शन के अतबार से यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा, लेकिन आपने याद रखना है कि कार्ल मार्क्स जो है ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वार some foreign affairs experts believe that the world has moved towards a world system, bipolar system, unit veto system, world government system, none of these। The correct option is none of these। मैं आपको गाइड करता हूँ। सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वार, तो कोल्ड वार कब ख़त्म हुई है, 1991 के अंदर जो है जब कोल्ड वार का इख्तिताम हुआ, तो उसके बाद जो है जो इंटरनेशनल रिलेशन के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये कहा कि अब दुनिया के अंदर जो है एक नया आलमी निज़ाम जो है वो वजूद में आ रखा है और दुनिया जो है एक नए आलमी निज़ाम की तरफ मूव करती हुई नज़र आ रही है। वो नया आलमी निज़ाम जो था, जो नया वर्ल्ड सिस्टम था, वो कौन सा वर्ल्ड सिस्टम है, यानी वो बाईपोलर था, यूनिट वीटो सिस्टम था, वर्ल्ड गवर्नमेंट सिस्टम था, या नन ऑफ दीज। इसमें करेक्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो है यूनिपोलर सिस्टम। यूनिपोलर सिस्टम जो है एक ऐसा वर्ल्ड सिस्टम होता है जिसमें एक सुपर पावर होती है। तो जो कोल्ड वार के ख़त्मे के बाद जो है रशिया, जो USSR था, उसका जो सुपर पावर का जो रोल था वो ख़त्म हो गया था और फिर अमेरिका जो है वो दुनिया की वाहद सुपर पावर के तौर पे जो है वो उभर कर सामने आया। तो इसलिए जो है जो पोस्ट कोल्ड वार इरा है उसको यूनिपोलर सिस्टम का जो है नाम दिया गया है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है यूनिपोलर सिस्टम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स, द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज कंसीडर्ड टू बी JS मिल, मैकियावेली, प्लेटो, नन ऑफ दीज। इसमें भी कोई दुरुस्त ऑप्शन नहीं है और इसके लिहाजा नन ऑफ दीज का ऑप्शन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। द फादर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ इज़ कंसीडर्ड टू बी ग्रोशिश। इनका तल्लुक नीदरलैंड्स के साथ था और ग्रोशिश जो है ही इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Communist Manifesto is the famous work of Plato, Machiavelli, Lenin, none of these। यहाँ भी none of these का ऑप्शन इस्तेमाल होगा। और जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है ये बेसिकली कार्ल मार्क्स का जो है वो काम है। कार्ल मार्क्स की मशहूर किताब का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज़ द फेमस वर्क ऑफ कार्ल मार्क्स। लेकिन यहाँ पे जो है नन ऑफ दिस का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट्स ऑफ वार एंड पीस। किताब का नाम है द राइट्स ऑफ वार एंड पीस is the famous work of Hugo Grotius, J. Stark, Jeremy Bentham, or none of these। The correct answer is Hugo Grotius। Hugo Grotius जो है he is also considered as the father of international law और उसकी मशहूर किताब का नाम है The Rights of War and Peace। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स, when the war of 30 years started and ended
इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है या हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसके अंदर जो 30 ईयर्स वार है वो एक बहुत बड़े रेफरेंस के तौर पे जो है उसको जाना जाता है। इसलिए ये जानना और इसको याद रखना, इसकी बैकग्राउंड को याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 30 ईयर्स वार है बेसिकली क्या है। इसने 30 ईयर्स वार ने जो है इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर बड़े गहरे असरात मुरतब किए थे और इंटरनेशनल जो रिलेशन है उसका ट्रेंड जो था वो चेंज कर दिया था, वर्ल्ड पॉलिटिक्स का ट्रेंड इसने चेंज कर दिया था। तो लिहाजा इसको एक बड़े रेफरेंस के तौर पे जो है याद रखा जाता है। व्हेन द वार ऑफ 30 ईयर्स स्टार्टेड एंड एंडेड, जो 30 साल जंग है जिसको 30 ईयर्स वार कहा जाता है, ये कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई थी। इसमें पहला ऑप्शन है 1608 टू 1638, 1648 टू 1678 और 1610 टू 1630। तीनों ऑप्शन जो हैं ये गलत हैं और इसमें नन ऑफ दीस ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल होगा। बेसिकली जो 30 ईयर्स वार है डेट स्टार्टेड इन 1618, 1618 में जो है ये जो 30 ईयर्स वार जिसको कहा जाता है डेट स्टार्टेड इन 1618 एंड एंडेड इन 1648। तो 1618 में ये जंग शुरू हुई और 1648 में जो है ये जंग अपने इख्तिताम को पहुंची थी। यानी 1618 से लेकर 1648 तक जो है ये जंग जो थी लड़ी गई थी। इसको 30 ईयर्स वार कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द 80 ईयर्स वार स्टार्टेड एंड एंडेड। एक और बड़ी आलमी जंग है दुनिया के अंदर जो लड़ी गई, यूरोप के अंदर लड़ी गई, तो उसको कहते हैं 80 ईयर्स वार यानी 80 साल जंग। तो 80 साल जंग जो है वो कब शुरू होती है और कब अपने इख्तिताम को पहुंची है, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है, वो है कि इट स्टार्टेड इन 1568 एंड एंडेड इन 1648। तो 1648 जो है जब 30 ईयर्स वार का ख़ात्मा होता है तो उसके साथ ही ये जो 80 ईयर्स वार है वो भी उसके साथ ही अपने इख्तिताम को पहुंची थी। और इन दोनों जंगों के खात्मे के ऊपर जो है ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है, जिसको ट्रीटी ऑफ पीस भी कहा जाता है और ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया बेसिकली उसका नाम है, तो ये ट्रीटी जो है वो साइन हुआ था। तो ट्रीटी ऑफ साइन जो है वो जो 30 साल जंग हुई थी 30 ईयर्स वार के एंड के ऊपर हुआ और 80 ईयर्स वार के बाद भी जो है वो वहीं ट्रीटी हुआ था। इसलिए इसको जो है वो जो 80 साल जंग और 30 साल जंग के ख़ात्मे के बाद जो है जो ट्रीटी साइन हुआ था वो उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया विच इज़ आल्सो कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ पीस। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ट्रीटी एंडेड द 30 ईयर्स वार एंड द 80 ईयर्स वार। ये सेम अभी मैं आपको बता रहा था, तो वही क्वेश्चन हमारे पास है कि ये जो 30 साल जंग थी और जो 80 साल जंग हुई यानी 30 ईयर्स वार एंड 80 ईयर्स वार जो है किस ट्रीटी के ज़रिए जो है ये ख़त्म हुई थी जंग। तो उसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया 1648 और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स 1919। द करेक्ट ऑप्शन इज़ ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया 1648। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है जो कि 1648 को साइन हुआ, तो उस ट्रीटी के नतीजे में जो है एक तो 30 ईयर्स वार अपने इख्तिताम को पहुंची और दूसरा 80 ईयर्स वार जो है वो भी अपने इख्तिताम को पहुंची थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स, हु वॉन द 30 ईयर्स वार। जो 30 साल जंग थी जिसको 30 ईयर्स वार कहते हैं उसको उसका फातेह कौन था। देयर वाज नो विनर, जर्मनी एंड स्पेन, हॉलैंड एंड इटली। द करेक्ट आंसर इज देयर वाज नो विनर इन द 30 ईयर्स वार। तो 30 ईयर्स वार में जो है ये जो एक आप यूँ समझे कि दो मुख्तलिफ जो पॉइंट्स ऑफ व्यू थे उनके दरमियान एक तसादम था। इसमें कोई फातेह और मफतू का फैसला जो है वो नहीं हुआ था कि कौन जो है वो जीता है कौन हारा है। एज द वार वाज कंक्लूडेड इन 1648 by the peace of Westphalia, which is ended the 80 years war and a war between Spain and the Netherlands। तो इस वजह से जो है ये जो जंग थी इसको अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन इसमें ये डिसाइड नहीं हुआ था कि इसमें कौन जीता है और कौन हारा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान हैड 4 लैंड नेबर्स। पाकिस्तान जो है हैड 4 लैंड नेबर्स। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो सरहदें हैं वो ज़मीनी एतबार से 4 जो नेबर्स के साथ मिलती हैं, जिसमें इंडिया है, चाइना है, अफ़गानिस्तान है और ईरान है। तो ये जो 4 मुल्क हैं ये लैंड नेबर्स ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं। विच ऑफ दीज इंडिया एंड ईरान आल्सो शेयर मैरीटाइम बाउंड्रीज विद पाकिस्तान। स्टूडेंट्स जो मैंने आपसे इसमें सवाल पूछा है
जो उसका जवाब था वो सवाल के अंदर ही जो है वो मौजूद हुआ। तो दोबारा इसको देखिएगा कि पाकिस्तान जो है उसकी जो ज़मीनी जोग्राफ़ी सरहदें हैं, जो ज़मीनी सरहदें हैं, वो 4 ममालिक के साथ मिलती हैं, इंडिया, चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। तो क्वेश्चन ये था कि कौन से 2 मुल्कों के साथ जो है पाकिस्तान की जो सरहदें हैं वो समुद्र के साथ भी मिलती हैं, यानी कौन से 2 मुल्क हैं जो समुद्री रास्ते से भी पाकिस्तान के साथ उनकी बाउंड्री मिलती हैं। तो उसमें दूसरा ऑप्शन था चाइना एंड इंडिया, इंडिया एंड अफगानिस्तान, ईरान एंड इंडिया, नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज़ ईरान एंड इंडिया। तो ईरान और इंडिया के साथ जो है मैरी टाइम के ज़रिए भी पाकिस्तान जो है वो कनेक्ट होता है, यानी इन दोनों के साथ हमारा समुद्री जो सरहदें हैं वो भी मिलती हैं। ईरान के साथ भी हमारी समुद्री सरहदें मिलती हैं और इंडिया के साथ भी जो है वो हमारी समुद्री सरहदें जो है वो मिलती हैं। आल्सो शेयर्स मैरी टाइम बाउंड्रीज विद पाकिस्तान। तो ईरान और इंडिया जो है ये पाकिस्तान के साथ मैरीटाइम बाउंड्रीज़ भी शेयर करते हैं, जबकि चाइना जो है उसकी सिर्फ ज़मीनी सरहदें पाकिस्तान के साथ मिलती हैं और अफ़गानिस्तान की भी सिर्फ ज़मीनी सरहदें पाकिस्तान के साथ मिलती हैं। अफ़गानिस्तान के पास तो वैसे ही कोई समुंदर नहीं है, लेकिन चाइना का जो इलाका पाकिस्तान के साथ टच करता है पाकिस्तान को, वो ज़मीनी इलाका है, खुश्की का इलाका है, वो समुद्री इलाका नहीं है। तो लिहाजा हमारी कोई भी समुद्री सरहद जो है वो चाइना के साथ नहीं मिलती और ना ही अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है, सिर्फ इंडिया और ईरान के साथ जो है वो हमारी समुद्री सरहदें जो है वो मिलती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द ओनली कंट्री दैट शेयर्स ए डायरेक्ट मैरीटाइम बाउंड्री विद पाकिस्तान थ्रू द अरेबियन सी विदाउट हैविंग ए लैंड कनेक्शन? सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान और श्रीलंका। एक और दिलचस्प क्वेश्चन ये है कि आमतौर पे हम जब पाकिस्तान के जोग्राफी को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम यही बच्चों को बताते हैं, यही हमारे इल्म जानते हैं कि इसी को अहमियत देते हैं कि पाकिस्तान की जो जोग्राफी सरहदें हैं वो 4 ममालिक के साथ मिलती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इंडिया है, चाइना है, अफ़गानिस्तान है और ईरान है। तो इनके साथ हमारी ज़मीनी सरहदें भी मिलती हैं और समुद्री सरहदें भी 2 मुल्कों के साथ मिलती हैं, ईरान और इंडिया के साथ। लेकिन एक मुल्क और ऐसा है कि जिसके साथ हमारा जो मैरीटाइम जो है जो बाउंड्रीज़ हैं वो मिलती हैं, यानी उसके साथ हमारी कोई ज़मीनी सरहद नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी हमारे हमसायगी में ही जो है शुमार होगा, और वो है ओमान। ओमान जो है वो मुल्क है जिसकी पाकिस्तान के साथ कोई ज़मीनी सरहद तो नहीं मिलती, अलबत्ता समुद्री सरहद उसके साथ जो है वो हमारी मिलती है। विच इज़ द ओनली कंट्री दैट शेयर्स ए डायरेक्ट मैरी टाइम बाउंड्री विद पाकिस्तान, यानी जिसका डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ समुद्री रब्ता है और पाकिस्तान के साथ समुद्री बाउंड्री को शेयर करता है, वो है ओमान थ्रू द अरेबियन सी। और वो समुंदर जो है जो दोनों मुल्कों के दरमियान वाक़ है वो है अरेबियन सी विद हैविंग ए लैंड कनेक्शन, और विदाउट हैविंग ए लैंड कनेक्शन, तो उसके साथ हमारा कोई ज़मीनी रब्ता तो नहीं है, अलबत्ता समुद्री रब्ता है, और ग्वादर की बंदरगाह जो है पाकिस्तान उसी से जो है वो परचेज़ की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू वाज प्रेजेंटेड बाय, आपने बताना ये है कि थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू जो है ये किसने पेश की है? लेनन ने, स्टालन, एडम स्मिथ और नन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दिस। इनसे लेनन, स्टालन और एडम स्मिथ में से किसी ने भी थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू पेश नहीं की थी। थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू जो है डेट वाज प्रेजेंटेड बाय द कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स जो है ही इज़ द पर्सन हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो आपने कार्ल मार्क्स का नाम याद रखना है थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के अतबार से। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंटरनेशनल लॉ ऑफ द सी इज़ गवर्नड बाय प्रिंसिपल्स, द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, the principle of sovereignty, the principle of the common heritage of mankind, और all of these। क्वेश्चन ये है कि जो इंटरनेशनल लॉ है ऑफ द सी, जो समुद्रों के मतलब जो इंटरनेशनल कवानीन पाए जाते हैं, बैनुल अक़वामी कवानीन हैं, वो किसके ऊपर बेस करते हैं? द प्रिंसिपल ऑफ द फ्रीडम, द प्रिंसिपल ऑफ द सॉवरेनिटी, द प्रिंसिपल ऑफ द कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें तीनों जो ऑप्शन हैं वो दुरुस्त ऑप्शन हैं। इसमें पहला ऑप्शन भी दुरुस्त है, दूसरा भी दुरुस्त है, और तीसरा ऑप्शन भी जो है दुरुस्त है, लिहाजा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस जाएगा। तीनों ऑप्शन जो हैं वो दुरुस्त हैं, और तीनों जो इंटरनेशनल लॉ है उसके तीनों ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो है चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु फॉट 30 ईयर्स वार?
अभी वो हम जिक्र कर रहे थे ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया का और 30 ईयर्स वार का, विच स्टार्टेड इन 1618 एंड एंडेड इन 1648। तो उसी से रेलिवेंट एक और क्वेश्चन है, हु फॉट द 30 ईयर्स वार? द 30 ईयर्स वार वाज बिगिन एज द रिलीजियस वार। तो ये याद रखिएगा कि ये जो 30 ईयर्स वार है ये एक रिलीजियस वार थी, एक मजहबी जंग थी, जो कि कैथोलिक रोमन कैथोलिक्स के दरमियान और जो प्रोटेस्टेंट्स थे इनके दरमियान जो थी जर्मनी के अंदर लड़ी गई थी। तो ये बेसिकली एक नज़रियाती जंग थी जिसमें कैथोलिक मज़हब को मानने वाले और जो प्रोटेस्टेंट थे उनके दरमियान जो है जो इख्तलाफात पैदा हुए और उनके इख्तलाफात के अंदर जो है ये जंग लड़ी गई थी जिसको 30 ईयर्स वार कहा जाता है। और इसके बाद जो है चूँकि ये मजहबी एक किस्म का जंग थी, तो उसके बाद जो है जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया हुआ तो उसमें जो है उसके अंदर एक शर्त रखी गई कि जो स्टेट होगी वो सेकुलर होगी और स्टेट का कोई मज़हब नहीं होगा। तो ये जो सेकुलर स्टेट का जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले जो है वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंदर जो है इसको शामिल किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फ्रांस, स्वीडन, स्पेन, डेनमार्क एंड इटली आर लोकेटेड इन यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, नन ऑफ दीज? द करेक्ट आंसर इज यूरोप। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फ्रांस, स्वीडन, स्पेन, डेनमार्क एंड इटली। तो बेसिकली ये जो मुल्क हैं ये सारे मुल्क जो हैं वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया में शामिल थे और ये जो 30 ईयर्स वार लड़ी गई सब मुल्क जो थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व थे। तो इसी वाले से जो है इस क्वेश्चन को जो है इसमें शामिल भी किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलेटारिएट्स मीन्स। आपने बताना ये है कि प्रोलेटारिएट्स मीन्स, ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो टर्म है ये कार्ल मार्क्स ने जो है अपनी जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म उसने पेश किया, जहाँ थ्योरी ऑफ सोशलिज्म जो उसने पेश किया तो उसके अंदर उसने ये टर्म इस्तेमाल की थी प्रोलेटारिएट्स। तो आपने बताना ये है कि प्रोलेटारिएट्स का क्या मतलब होता है? टेररिस्ट, वर्कर्स, फिलांथ्रोपिस्ट एंड नॉन ऑफ दिस। द करेक्ट आंसर इज वर्कर्स। जो प्रोलेटारिएट्स हैं उसका नाम है वर्कर्स, मजदूर, लेबर्स। आम लोग जो हैं, कारकुन जो हैं, वो जो हैं उन लोग उनके लिए उसने प्रोलेटारिएट्स की टर्म जो थी इस्तेमाल की थी। यानी बेसिकली कारखानों के अंदर जो है जो वर्कर्स काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, उनको जो है उसने प्रोलेटारिएट्स का नाम दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बोर्सवा मीन्स। अब ये भी कार्ल मार्क्स की इस्तेमाल की हुई टर्म है। बोर्सवा मीन्स कैपिटलिस्ट, राइजिंग रूलिंग क्लास इन ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी, प्राइवेट ऑनर्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। जो बोर्सवा है डेट मीन्स कैपिटलिस्ट, रूलिंग क्लास इन ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड प्राइवेट ऑनर जो हैं उन सब के लिए जो है ये बोर्सवा की टर्म जो है ये कार्ल मार्क्स ने इस्तेमाल की थी। तो प्रोलेटारिएट से मुराद है मजदूर, वर्कर्स, लेबर, और जो बोर्सवा मीन्स है जो रूलिंग क्लास, एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जो रूलिंग क्लास होती है उसके लिए जो है उसने ये टर्म इस्तेमाल की थी। और एक और मैं आपको बताता चलूँ कि कार्ल मार्क्स ने जो है इन दोनों क्लासेस के लिए यानी प्रोलेटारिएट्स और बोर्सवा के लिए हैव एंड हैव नॉट की टर्म भी इस्तेमाल की है। हैव से मुराद है वो क्लास, वो तबका जो वसैल के ऊपर काबज था यानी सरमायादार कैपिटलिस्ट, और हैव नॉट से मुराद है जो मजदूर तबका था, जो वर्कर्स थे, उसके लिए उसने हैव नॉट की टर्म इस्तेमाल की है। तो वो इसको हैव एंड हैव नॉट में भी तकसीम करता है और प्रोलेटारिएट्स और बोर्सवा में भी जो है वो तकसीम करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैरीटाइम कम्स फ्राम द लेटिन वर्ड मैरिटिमस विच मीन्स। आपने बताना ये है कि ये जो मैरीटाइम टर्म है डेट कम्स फ्राम द लेटिन वर्ड, ये लेटिन वर्ड है ये जो इस्तेमाल हुआ है पहे 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 पहे। आंसर इज ऑफ द सी। मैरीटाइम जो है जो कि एक लेटिन वर्ड मैरीटाइमस से ड्राइव किया गया है और उसका मतलब है ऑफ द सी। और मैरीटाइम जो होता है बेसिकली समुंदर से मुतल्लिक़ जो चीज़ होती है, समुंदर को जो है कहा जाता है, जैसा कि मैरीटाइम बेल्ट है इलाकाई समुंदर। तो ये मैरीटाइम टर्म जो है ये समुद्री इलाके के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ईयर्स वार स्टार्टेड एंड एंडेड। तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है जो 100 ईयर्स वार है इसका भी तज़किरा मिलता है और ये कब शुरू हुई, कब ख़त्म हुई। 100 ईयर्स वार स्टार्टेड इन 1337 टू 1453, 1327 टू 1427, 1317 टू 1417। द करेक्ट आंसर इज़ 1337 टू 1453।
तो ये 100 ईयर्स वार जो है उसका जो इरा है वो ये बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीडरशिप 6 स्टडीज इन वर्ल्ड स्ट्रेटजी इज द फेमस वर्क ऑफ हेनरी किसिंजर, हंटिंगटन, फुकुयामा, none of these. The correct answer is Henry Kissinger. Leadership 6 studies in the world strategy is the famous work of Henry Kissinger. और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, द ट्रीटी ऑफ गेन्स was a draft settlement to end the 100 Years' War negotiated between England and France and signed at Gaines on 6 April 1354। तो ये भी एक क्वेश्चन पहले जो है 100 ईयर्स वार का तज़किरा हुआ था। तो 100 ईयर्स वार के एंड के ऊपर जो है जो ट्रीटी साइन हुआ वो था ट्रीटी ऑफ गेन्स। was a draft settlement to end the 100 Years' War negotiated between the England and France। तो ये 100 Years' War है that was fought between England and France, और इसके इख्तिताम के ऊपर जो है ट्रीटी ऑफ गेन्स जो है वो साइन हुआ था। और ये ट्रीटी ऑफ गेन्स साइन हुआ ऑन अप्रैल 6 1354। तो ये ट्रीटी जो है ये 1354 को जो है साइन हुआ, और इसके नतीजे में जो है 100 ईयर्स वार जो है विच वाज फाट बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड, उसके दरमियान जो है इस ट्रीटी से ये जंग जो थी वो अपने इख्तिताम को पहुंची। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हेन डिड स्पेन एंड अमेरिका गो टू वार, यानी अमेरिका और स्पेन के दरमियान जो है कब जंग लड़ी गई? अप्रैल 21 1898 टू दिसंबर 10 1898 और 1999 टू 2002, 1905 टू 1906। द करेक्ट आंसर इज अप्रैल 21 1998 टू दिसंबर 10 18। क्वेश्चन सॉरी दोबारा इसको क्लियर कर लीजिएगा। जो अमेरिका और स्पेन के दरमियान जो जंग लड़ी गई है वो है अप्रैल 21 1898 टू दिसंबर 10 1898। तो इसको कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट विच ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन इटली एंड अलाइड फोर्सेस इन 1915। तो जो वर्ल्ड वार फर्स्ट है डेट वाज स्टार्टेड इन 1914 एंड एंडेड इन 1918। और इसके दौरान जो है जो अलाइड फोर्सेस थी उनके दरमियान और इटली के दरमियान एक मुआहदा साइन हुआ था 1915 में जो है। तो उस मुआहदे का क्या नाम था? लंदन पैक्ट या पीस ट्रीटी। वो ट्रीटी जो है डेट वाज कॉल्ड लंदन पैक्ट। लंदन पैक्ट वाज साइंड बिटवीन इटली एंड अलाइड फोर्सेस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट इन 1915। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज साइंड ऑन June 28 1919 or June 28 1922। The correct answer is June 28 1919। The Treaty of Versailles was signed on June 28 1919 at the end of the World War First। The Treaty of Versailles was signed between the allied powers of the World War First and the Central Powers। तो इसके जो फ्रीकैन थे कौन थे? allied powers of the World War First and the सेंट्रल पावर्स। तो इसमें चूँकि सेंट्रल पावर्स थी जो कि जर्मनी की सरपरस्ती में जंग लड़ रही थी, और जो लाइड पावर्स थी उसमें बरतानिया जो है वो सरफिस्त था। तो उनके दोनों पावर्स के दरमियान है, दोनों ब्लॉक्स के दरमियान जो है ये ट्रीटी ऑफ जो वर्सेल्स है वो साइन हुआ था 1919 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी रिक्वायर्ड द जर्मनी पे फाइनेंशियल reputations, disarms, lose territory and give up all its overseas colonies। तो ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है ये जो कि जर्मनी के ख़िलाफ़ था, एक फातेह जो रियासतें थी वो एक मफतू के साथ जो है ये मुआहदा कर रही। तो उसमें क्या कहा गया? उसके ऊपर तवान ऐद किया गया, उसको डिसआर्म किया गया, उससे कहा गया कि टेरिटरीज जो है वापस कर दे, और जो उसने मुख्तलिफ कॉलोनीज़ कैम्प कर रही थी उससे कहा कि दस्तबरदार हो जाए। तो ये इंतहाई सख्त टर्म्स एंड कंडीशन जो थी वो जर्मनी के ऊपर जो है इस मुआहदे के ज़रिए ऐद की गई थी। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑर्डर is the book about the international relations written by Henry Kissinger, Morgan Thew, E.H. Cort, none of these. The correct answer is Henry Kissinger। World Order is a book about international relations that is written by Henry Kissinger।
हेनरी किसिंजर का ताल्लुक जो है वो अमेरिका के साथ है और वो अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के फ़रज़ भी जो है वो सर अंजाम दे चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लीग ऑफ नेशंस वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 10, 1920, January 20, 1920, January 30, 1920. None of these. The correct answer is January 10, 1920. League of Nations was established on January 10, 1920. And the next question is, League of Nations was formally disbanded on April 8, 1946, April 19, 1946, April 20, 1946. The correct answer is April 1946 को जो है 1946 को जो है लीग ऑफ नेशन जो है बाकायदा तौर पे इसके ख़ात्मे का जो है ऐलान कर दिया गया और इसको मुकम्मल तौर पे जो था वो ख़त्म कर दिया गया था। ट्रीटी ऑफ Trianon was signed on June 4, 1920 between Allied powers and Hungary, Central powers and UK. The correct answer is Allied powers and Hungary. दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा। Treaty of Trianon was signed on June 4, 1920 between Allied powers and Hungary. जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो मुख्तलिफ जो फरीक जो रियासतें फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल थीं, तो जो अलाइड फोर्सेस थी उन्होंने बारी बारी सब के साथ ट्रीटी किया था। जैसे जर्मनी के साथ उन्होंने किया, इस तरह ऑटोमन एम्पायर के साथ भी किया, हंगरी के साथ भी किया। तो जो मुआहदा हंगरी के साथ हुआ था उसको ट्रीटी ऑफ ट्राइनन कहा जाता है, जो कि साइन हुआ था ऑन जून 4, 1920 को, और ये अलाइड फोर्सेस और हंगरी के दरमियान जो है ये ट्रीटी साइन हुआ था। ट्रीटी ऑफ सीवरेज वाज साइंड ऑन अगस्त 10, 1920 बिटवीन Allied powers and Ottoman empires, NATO and Warsaw Pact, Allied and Germany. The correct answer is Allied powers and Ottoman Empire. तो Allied powers और Ottoman empires के दरमियान है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो ट्रीटी साइन हुआ वो है ट्रीटी ऑफ सीवरेज। ट्रीटी ऑफ वर्सेस अलाइड फोर्सेस और जर्मनी के दरमियान हुआ था। ट्रीटी ऑफ ट्राइनन जो है वो अलाइड फोर्सेस और हंगरी के दरमियान हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है अलाइड फोर्सेस एंड ऑटमन एम्पायर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा अनाउंसमेंट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और नेक्स्ट है जी, हेलिक ब्रांड पैक्ट वाज साइंड ऑन जुलाई 24, 1929 बिटवीन 15 states, 20 states. The correct answer is 15 states. Kellig-Bryant Pact was signed on July 24, 1929 between 15 states. ये 15 रियासतों के दरमियान जो है ये ट्रीटी जो था 1929 में साइन हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन वाज यूएनओ फॉर्म्ड? ऑन अक्टूबर 24, 1945, अक्टूबर 24, 1945 और अक्टूबर 26, 1945 और नन ऑफ दीज। इसमें दो ऑप्शन जो हैं वो सेम आ गए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है दूसरा ऑप्शन है अक्टूबर 24, 1945 को जो है आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट यूएनओ जो है उसकी बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, बाकायदा तौर पर उसका क़याम जो था वो अमल में आ गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, काजेज़ ऑफ द कोल्ड वार, डिफरेंसेस इन आइडियोलॉजीज़, पोस्ट वार इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन, डिफरेंसेस बिटवीन ट्रूमैन एंड स्टालिन, ऑल ऑफ दिस। बुनियादी तौर पे जो है इसमें तमाम ऑप्शन जो हैं वो दुरुस्त हैं, क्योंकि जो कोल्ड वार है उसमें मुख्तलिफ जो आइडियालॉजीज़ थी, जैसे कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के दरमियान भी एक तसादम था। पोस्ट वर्ल्ड वार के बाद जो इकनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन को अमेरिका ने करने की कोशिश की या यूएसएसआर की तरफ से हुई, तो उसके ऊपर भी जो है इख्तलाफात बढ़े। और डिफरेंसेस बिटवीन ट्रूमैन एंड स्टालिन, जब जो वर्ल्ड वार सेकंड जब ख़त्म हुई तो उसके बाद अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था ट्रूमैन बना और स्टालिन जो है वो रशिया का यूएसएसआर का जो है प्रेसिडेंट था। तो इनके इख्तलाफात ने भी कोल्ड वार को जो है वो आगाज़ करने में जो है वो रोल अपना अदा किया। तो इसलिए तमाम ऑप्शन जो हैं वो दुरुस्त हैं, तमाम ऑप्शन इसमें तस्वर किए जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेटो वाज साइंड ऑन अप्रैल 4, 1949, अप्रैल 4, 1945, अप्रैल 5, 1945। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है, अप्रैल 4, 1949 को नेटो जो है उसकी बाकायदा तौर पे बुनियाद रखी गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वेस्ट जर्मनी बिकेम द मेंबर ऑफ नेटो इन 1950, 1954, 1955 और 1956। द करेक्ट आंसर इज 1954।
West Germany became the member of NATO in 1954. और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सिक्योरिटी ट्रीटी ऑफ ANZUS was signed in between Australia and New Zealand and USA in 1951, 52, 53, 54, and the correct answer is 51. The Security Treaty ANZUS was signed between Australia, New Zealand and USA in 1951. और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, Baghdad Pact was signed on February 24, 1954, initially between Turkey and Iraq, USA, Iraq and Iran, Saudi Arabia, Iraq and Iran. The correct answer is तुर्की एंड इराक। तो आगाज़ में जो है जो बगदाद पैक्ट है वो साइन हुआ था तुर्की और इराक के दरमियान ऑन February 24, 1954 को। तो बाद में कुछ और रियासतें जो हैं बहुत जल्द इसमें शामिल हो गई थी। वो कौन सी रियासतें हैं? विच 4 कंट्रीज जॉइंट बगदाद पैक्ट लेटर ऑन? उसमें शामिल हैं पाकिस्तान, यूके, ईरान, यूएसए, इंडिया। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इसमें कौन सा है जी? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, यूके, ईरान एंड यूएसए। सेकंड ऑप्शन है इंडिया, सीरिया, यूके एंड यूएसए। और थर्ड ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, ईरान, इंडिया। और इसमें पहला ऑप्शन जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। विच 4 कंट्रीज जॉइंट बगदाद पैक्ट लेटर ऑन? पाकिस्तान, यूके, ईरान एंड यूएसए। तो जो इनिशियल मेंबर्स थे वो थे तुर्किया और इराक, और उसके बाद पाकिस्तान, यूके, ईरान और यूएसए ने भी इसमें शमूलियत अख्तियार कर ली थी बगदाद पैक्ट में। और बगदाद पैक्ट जो है, इराक वाज सेपरेटेड फ्राम बगदाद पैक्ट ऑन March 24, 1958, March 24, 1960। द करेक्ट आंसर इज March 24, 1958 को जो है इराक जो है वो बगदाद पैक्ट से अलग हो गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द इराक फ्राम बगदाद पैक्ट, दिस पैक्ट वाज रीनेम्ड एज सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें दुरुस्त ऑप्शन है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम आमतौर पे सेंटो कहते हैं। पहले इसका नाम बगदाद पैक्ट था। जब इराक जो है यानी बगदाद ने इससे लैदगी इख्तियार कर ली तो इस ट्रीटी का नाम जो है वो बगदाद पैक्ट से चेंज करके सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। आमतौर पे इसको सेंटो कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बगदाद पैक्ट वाज रीनेम्ड एज सेंटो इन 1958, 1959। और 1959 को जो है बगदाद पैक्ट को सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का यानी सेंटो का नाम जो था वो दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सीटो वाज एस्टेब्लिश्ड विद इट्स हेड ऑफिस बैंकॉक, थाईलैंड इन 1955, 1954। 1954 जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और सीटो जो है वो है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये इस्टेब्लिश जो है वो 1954 में हुआ, और इसकी बुनियाद जो है वो थाईलैंड के दारकूमत बैंकॉक में जो है वो रखी गई थी, और उसका हेड ऑफिस भी वहीं पे जो है वो कैंप था। पाकिस्तान भी इसका मेंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, सीटो मेंबर्स कौन कौन से थे? यूएसए है, यूके है, थाईलैंड है, फिलिपाइन है, न्यूजीलैंड उसमें शामिल है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है और पाकिस्तान है। तो ये मुल्क जो थे ये इस सीटो में भी शामिल थे। पाकिस्तान सेंटो का भी मेंबर बना और पाकिस्तान सीटो का भी मेंबर बना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन डिड पाकिस्तान विदड्रॉ फ्राम द सीटो? पाकिस्तान ने सीटो से कब अलहदगी इख्तियार कर ली थी? 1973 को। 1973 को जो है पाकिस्तान जो है उसने अपने आप को सीटो के मुआहदे से अलहदा जो है वो कर लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड सीटो वाज डिसॉल्व्ड ऑन 30 जून 1981, 1961, 1977? द करेक्ट आंसर इज 1977। तो 1977 को जो है सीटो जो है ये वैसे ही डिसॉल्व हो गया, यानी ये इदारा जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटो वाज एस्टेब्लिश्ड विद द पर्पस ऑफ टू ब्लॉक फर्दर कम्युनिस्ट गेन्स इन साउथ ईस्ट एशिया, मेकिंग साउथ ईस्ट एशिया ए फ्री ट्रेड जोन। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सीटो के क़याम का जो बुनियादी मकसद है वो ये था कि जो यूएसएसआर का जो कम्युनिज़म है उसको इन ममालिक के अंदर जो है दाखिल होने से रोका जाए, और इन ममालिक की सूरत में जो है एक ऐसा ब्लॉक कैंप कर दिया जाए जो रशिया का जो यूएसएसआर का
जो कम्युनिज्म है वो जो है वो इससे बाहर ना निकल सके और इसका एक ब्लॉक जो है कैम कर दिया जाए और उस ब्लॉक के ज़रिए जो है इसके फैलाव को जो है वो रोका जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट्सएप एक्ट वाज साइंड, ये क्वेश्चन है वो आपने खुद सॉल्व करना है कि आपने सर्च करना है कि व्हाट्सएप एक्ट वाज साइंड इन, तो नेटो जो है ये उसका काउंटर जो है वो ट्रीटी है। नेटो आपको मैंने बता दिया कि अप्रैल 4 1949 को जो है इस्टेब्लिश हुआ था और उसके काउंटर में जो है उसके जवाब में जो है यूएसएसआर की सरपरस्ती में जो है व्हाट्सएप एक्ट जो है साइन हुआ था। तो व्हाट्सएप एक्ट कब साइन हुआ था ये भी आपने सर्च करना है और व्हाट्सएप एक्ट में कौन कौन से मेंबर शामिल थे ये भी आपने सर्च करना है और व्हाट्सएप एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था ये भी आपने सर्च करना है और कमेंट के अंदर जो है ज़रूर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द अमेरिकन लेड ग्लोबल counter terrorism campaign launched in response to the terrorist attacks of September 11, 2001 on World Trade Center in New York is called। क्वेश्चन ये है कि जब अमेरिका के अंदर जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक किया गया 9/11 का, जिसको हम इंसिडेंट कहते हैं, तो उसके बाद अमेरिका ने जो है उस टेररिज्म वो जो टेररिज्म हुआ वहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक हुए उसको काउंटर करने के लिए जो कंपेन चलाई थी उसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है? वार ऑन टेररिज्म, वार फॉर पीस और वार अगेंस्ट वार। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वार ऑन टेररिज्म। क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिएगा। द टर्म used to describe the American-led global counterterrorism campaign launched in response to the terrorist attacks of September 11, 2001 on World Trade Center in New York is called War on Terrorism। और ये War on Terrorism जो है जो अमेरिका ने उस टेररिस्ट ग्रुप को काउंटर करने के लिए, टेररिज्म को काउंटर करने के लिए चलाई थी, पाकिस्तान ने उसमें जो है फ्रंट लाइन स्टेट का रोल अदा किया गया था या पाकिस्तान से फ्रंट लाइन स्टेट का रोल अदा करवाया गया था। दूसरी बात ज़्यादा जो है वो अहमियत की हामिल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसराइल साइंड द फर्स्ट फ्री ट्रेड डील विद द विच अरब कंट्री इन मई 2022? सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर। द करेक्ट आंसर इज यूएई। इसराइल साइंड फर्स्ट free trade deal with which Arab country in May 2022? The correct answer is UAE, United Arab Emirates. Indus Water Treaty was signed in which year? September 19, 1950, September 19, 1960, September 19, 1961. The correct answer is September 19, 1960। तो 19 सितंबर 1960 को जो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये साइन हुआ था, जिसको सिंतास मुआहदा भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इस मुआहदे की मुख्तसर सी डिटेल है। इंडस वाटर ट्रीटी इज द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पहला क्या है, ये पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एक मुआहदा है। इंडस वाटर ट्रीटी ब्रोक्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, और उसमें वर्ल्ड बैंक जो है उसने सालसी का रोल अदा किया था और उसके ताबन से ये मुआहदा हुआ। इट वाज साइंड इन कराची, और कराची के अंदर जो है ये डायलॉग हुआ था और उसमें 19 सितंबर 1960 को जो है ये मुआहदा हुआ था। साइंड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने, पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त के प्रेसिडेंट अयूब खान इसके ऊपर साइन किए थे। एज फॉलो 3 रिवर्स वर गिवन टू पाकिस्तान, इंडस रिवर, झेलम एंड चनाब। इस मुआहदे के मुताबिक ये 3 दरिया जो थे पाकिस्तान को दिए गए और बाकी 3 दरिया जो थे जिसमें सतलुज है, रावी है और चनाब है, ये इंडिया के हवाले जो थे वो किए गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज़ ए यूनियन ऑफ 7 एमिरेट्स, 6 एमिरेट्स, 5 एमिरेट्स, 7 एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज़ ए यूनियन ऑफ 7 एमिरेट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डी स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो कदरे तवील मुझे महसूस हो रही थी, मुझे भी जो है वो प्रॉब्लम हो रहा था एंड के ऊपर जो है, तो जिसके लिए माज़रत खाएँ। हमारी कोशिश ये होती है कि मुख्तसर सी वीडियो तैयार की जाए ताकि उसको चेक करने में आसानी हो। बहरहाल वीडियो की जो अहमियत है वो अपनी जगह के ऊपर कायम है और इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर जो है ये कम्प्रीहेंसिव वीडियो है और आपको ये वीडियो समझने में जो है इंटरनेशनल रिलेशन को, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन को और इंटरनेशनल रिलेशन से दूसरे जो रेलिवेंट क्वेश्चन हैं उनको जानने में जो है इस वीडियो से यकीनन जो है बहुत सारी मुआवनत मिलेगी। आप हमारे साथ मुंसलिक रहिएगा, हमारे चैनल के साथ मुंसलिक रहिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल से इस्तेफादा करते रहिएगा। दूसरे लोगों तक भी जो है ये बात पहुँचाइएगा। उम्मीद है आप अब तक जो है हमारे इस काम से
मुतमिन हैं। अगर आपके पास कोई ओपिनियन है, कोई फ़ीडबैक है, लाज़मी तौर पे हमारे साथ जो है वो शेयर किया करें, ताकि हम नेक्स्ट जो है उसी को बुनियाद बनाकर जो है अपना नया काम जो है वो शुरू कर सकें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और सानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।